हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद, कुछ वीडियोस देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं सभी बोर्ड्स के, सभी स्टेट बोर्ड्स के, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, आप जिस किसी भी बोर्ड से हैं, आप सभी के लिए क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो आप हमारी टीम्स के साथ में अलग अलग सब्जेक्ट्स को सीख रहे हैं और आप अपने सब्जेक्ट्स को और भी ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। तो जैसा कि आपको हम पर है विश्वास, हमें आप पर है पूर्ण विश्वास, तो हम जरूर होंगे कामयाब। इसी अच्छी बात से शुरू करते हैं हम आज के अपने सेशन को। और इस सेशन में हम आज देखने वाले हैं अपनी ही सीरीज की एक और चैप्टर के वीडियो, जिसमें हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। जी हां, हम यहां पर कवर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। वो फिजिक्स में आए हुए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को देखी जा रही है यहां पर, क्योंकि हमारा तो पूरा विज्ञान का प्रश्न पत्र आता है, जिसमें से 3 सब्जेक्ट्स, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, तीनों के ही अलग अलग सेक्शन दे दिए जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है भाई कि आपको तीनों सेक्शन अलग करके दे दिया जाता है पेपर में, तो आपको बहुत सारा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। जैसा कि आपको पता है कि हमें 1 मार्क्स मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, साथ ही लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबका सेगमेंट, सबका मार्किंग साइज अलग अलग है, सबके वर्ड्स लिमिट्स भी अलग अलग है। तो हम इसमें देखने जा रहे हैं चैप्टर वाइज, मतलब ऊर्जा के स्रोत चैप्टर को हम देखेंगे, जिसमें से कि हम 2019 और 2020 में आए हुए जो प्रश्न पत्र थे, उन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम इसमें कवर कर रहे हैं। इसके अलावा आप हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोस, हमारे 1 शॉट रिवीजन वीडियोस और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस के जरिए आपने अपनी तैयारी कर रखी है पूर्ण। अब हमें चेक सिर्फ इतनी सी करनी है कि अगर हम इन सालों में, मतलब जो हमारे पहले पास हुए लोग हैं, वो जो पेपर एनालिसिस, जो वो पेपर उन्होंने दिया है, वो पेपर अगर हम दे रहे होते तो कितने मार्क्स आते। इससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारी तैयारी अभी आज की डेट में कितनी हो रखी, या फिर हमें कहीं पे और कुछ मेहनत करने की जरूरत है। तो आप हमारे पूरे वीडियोस, पूरे सीरीज के साथ में बने रहिए। आप इसके पीछे जो 1 शॉट रिवीजन्स और कॉन्सेप्ट वीडियोस है, उसको भी देख करके आइए। और अगर आप ये सब कुछ कर चुके हैं कंप्लीट, तो ये सेशन बिल्कुल आप ही के लिए। हम शुरू कर रहे हैं इसमें क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जिसमें सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो भाई ये चैप्टर तो बड़ा ही आसान सा है ना, ऊर्जा के स्रोत वाला। एनर्जी सोर्सेस के बारे में बात करनी होती है, और एनर्जी सोर्सेस आपको बहुत सारे दिख रहे होते हैं। इसमें थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ अपना कॉमन सेंस लगता है और सारे आंसर मिल जाते हैं। मतलब इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आना, है ना, कुछ ऐसे सिद्धांत टाइप का कुछ लंबा चौड़ा सा नहीं आना, है ना, कोई रूल्स वगैरह नहीं आने। ये बड़ा ही सिंपल सॉर्टेड है, मतलब 1-2 बार पढ़ा है आपने, पूरे लेक्चर्स देखे हुए, तो आपको इजीली बन रहा है भाई। तो क्या होगा, पहले का आंसर। आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है इसके साथ साथ, जब क्वेश्चंस फ्लैश होते हैं ना, तो इसके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर जरूर मार्क कीजिए, ताकि हमें भी तो पता चले आपको कितना बन रहा है। तो भाई इसका आंसर जल्दी से फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में मार्क कीजिए। क्या निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। भाई प्रश्नों को थोड़े ध्यान से देखेंगे, ये कई जगह पर नहीं है करके भी पूछी जाती है और हम गलत टिक करके आ जाते हैं। नहीं है मतलब क्या, तो भाई जैव मात्रा ऊर्जा नहीं है। जैव मात्रा का मतलब क्या, जिसमें जीवाश्म का कोई लेना देना नहीं है ना, जीव का अंश नहीं है। क्या क्या, जैसे लकड़ी है भाई, लिविंग है, लकड़ी जो पेड़ होता है वो लिविंग होता है। गोबर गैस, ये भी जो जीव है उन्हीं से निकलना है भाई, गोबर। कोयला ये भी है। नाभिकीय ऊर्जा जो है ये नहीं है, इसमें किसी जीव के अंश का कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन भाई, इसका ऑप्शन हो जाएगा ग, नाभिकीय ऊर्जा। ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है भाई, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस है। ये एक तरीके से एक तरीके से कहेंगे आपकी नाभिकीय जो संयंत्र होते हैं, उसमें हम एक भारी नाभिक को तोड़ करके 2 हल्के नाभिक में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो वहां पे एक रिएक्शन चल रहा है जिसके कारण से ये सब हो रहा है, मतलब उसमें जीवाश्म का कोई लेना देना नहीं है।
नेक्स्ट, जीवाश्मी ऊर्जा स्रोत क्या है? तो भैया जीवाश्मी ऊर्जा है कौन? क्या पवन ऊर्जा, सौर, कोयला, जल विद्युत? तो नहीं भैया, पवन मतलब जो हवा बह रही है उससे आने वाली ऊर्जा, सौर मतलब आप समझे भाई जो सूरज से आ रही ऊर्जा, कोयला मतलब हाँ भाई कोयला जीवाश्मी ईंधन है, लाखों वर्षों तक पेड़ पौधे ये सब कुछ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पृथ्वी के सतह के नीचे दबे रह गए और उनका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब भाई जमीन के अंदर दबे रह गए सालों साल तक, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, उसमें जब उनका अपघटन हुआ तो अपघटन के फलस्वरूप मुझे मिला क्या? कोयला। जल विद्युत की बात करेंगे तो जल विद्युत है क्या? तो कहेंगे भैया जल विद्युत नहीं, उसमें क्या है? ऐसा कुछ चीज नहीं है जल विद्युत में, ऐसा कुछ नहीं भाई। आपने पानी को बांध बना करके रोका, उसे टरबाइन से चला करके लाया, मतलब जीवाश्म का इसमें कोई लेना देना नहीं था। तो आंसर इज कोयला। आंसर क्या हो जाएगा भाई? कोयला। चलिए, ये हो गया भैया गौ। बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। थर्ड, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है। तो जरा समझते हैं, महासागरीय तापीय ऊर्जा की जब बात करी जाएगी ना, तो महासागर में क्या होता है भाई? बहुत बड़ा सा क्षेत्रफल है जिसमें सूरज की ऊर्जा सीधे सीधे पड़ती है। अब क्या होगा, जहां पे सूरज की ऊर्जा सबसे ऊपरी सतह पे पड़ेगी तो वहां का तापमान अधिक होगा, और जैसे जैसे पानी की गहराई में जाते जाएंगे वहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस बढ़ता जाता है। मतलब जैसे जैसे समुद्र की गहराई में उतरेंगे तापमान घटने लगेगा। अब जब तापमान घटने लगेगा नीचे आने पर, तो मतलब क्या है? समुद्र का जो ये ऊपरी सतह इसका तापमान ज्यादा और समुद्र का जो निचली सतह इसका तापमान कम, तो इन तापमान का अंतर है ना, इस तापीय अंतर का प्रयोग करते हैं जिसको हम कहते हैं क्या? महासागरीय तापीय ऊर्जा। इसका कारण क्या है भाई? तो महासागर में तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जा ना, महासागरों में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर, बिल्कुल महासागरों के विभिन्न स्तरों पर दाब में, भाई दाब से यहां कुछ लेना देना ही नहीं है। और महासागर में ज्वार नहीं, ज्वार से कुछ नहीं होना भाई, जरूरत है मतलब ज्वार ऊर्जा से भी हम महासागर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन तापीय ऊर्जा नहीं प्राप्त करते, है ना, वो ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। तो ताप में अंतर के कारण, मैंने आपको बोला था इसके ऑप्शंस बस थोड़ी सी कॉमन सेंस लगती है, आंसर बन जाता है। तापीय ऊर्जा की बात करें तो ऑप्शन में भी ताप था। क्लियर है क्या बात? तो हम इसके तापमान के जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसको लिक्विड अमोनिया को, है ना, वेपराइज कराने के काम में लाते हैं। ज्यादा तापमान है, अमोनिया को दे दिया तो अमोनिया क्या गर्म होकर के भाप में बदल गया, उस भाप से टरबाइन चल गई, और जो लोएस्ट तापमान था, जो नीचे गहराई का तापमान था, उसमें भाप बने अमोनिया को पास कर दिया उसमें, तो क्या हो जाएगा भाई? जो भाप बनी थी उसका तापमान बाहर निकल जाएगा, तो वापस से लिक्विड में बन गई, है ना। तो उसमें इस्तेमाल करते भाई। चलिए, तो आंसर सही है हमारा ख। अगला, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया? केवल तारे, सूर्य व तारे दोनों, ना तो तारे ना सूर्य और केवल सूर्य नहीं भैया, ये तारे और सूर्य जो दोनों हैं, है ना, ये दोनों ही इनके क्या होते हैं भाई? ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं वो होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, क्या होती है? नाभिकीय संलयन। एक्चुअली नाभिक में दो तरीके के रिएक्शन पॉसिबल है, एक विखंडन और एक संलयन। आगे अभी वो क्वेश्चन आएगा, हम वहां पे और डील करने वाले हैं। अभी के लिए समझेंगे कि दो चीजें पॉसिबल है, एक नाभिकीय संलयन और एक नाभिकीय विखंडन। संलयन होने का मतलब मिल जाना और विखंडित होने का मतलब टूट जाना। संलयन का मतलब दो हल्के नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक बना रहे तो संलयन हो गया, और विखंडन का मतलब एक भारी नाभिक टूट करके दो हल्के नाभिक बना रहा है तो क्या हो जाएगा भाई? विखंडन। जैसे जो सूर्य और तारे में होता है, आप ऐसे समझ लीजिए दो हाइड्रोजन एटम मिले, क्योंकि हाइड्रोजन कितना होता है भाई? 1 1, और दो एक मिलकर के एक हीलियम का नाभिक बना लिए 2, तो ये क्या हो गया? भारी हो गया। उसी प्रकार से एक यूरेनियम ले लेते हैं 238 यूरेनियम। अब ये क्या होता है भाई? ये टूटता है और 3 छोटे छोटे नाभिक बना लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये विखंडन हो गया ना, खंडित हो गया, टूट गया और ये जुड़ गए। तो ये जब जुड़ाव होता है तो यहां से बहुत सारी ऊर्जा निकलती है भाई। जैसे सूर्य के पास में जो आप इतनी सारी ऊर्जा जो देख रहे हैं, जो हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य है, और उसमें यही रिएक्शन हर समय चल रही है। नॉट इवन दिस, अगर आप स्टार्स की बात करते हैं, तारों की बात करते हैं, तो तारों में से भी जो आपको देखने को मिलती है कि ये प्रकाशमान है, ऊर्जा निकल रही है, लाइट है उसमें, तो वो लाइट के होने का कारण क्या है भाई? उस प्रकाश के होने का कारण यही है कि दो हाइड्रोजन एटम मिलकर के एक हीलियम का भारी नाभिक बना रहा है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि भैया ये दोनों में ही होगा, सूर्य में भी और तारे में। क्योंकि एक और बात बताता हूं मैं, सूर्य भी एक तरीके का तारा ही है, सूर्य भी एक तारा ही है। चलिए अगला, वैकल्पिक ऊर्जा के दो उदाहरण लिखिए, अथवा
ऊर्जा के दो वैकल्पिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो देखिए भाई, एक सोलर ऊर्जा और एक नाभिकीय ऊर्जा। मैं यहां पे आपसे चर्चा करने में इंटरेस्टेड हूं सिर्फ और सिर्फ इस बात की कि वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। एक्चुअली हमारे पास दो तरीके के ऊर्जा स्रोत को कैटेगराइज किया गया, एक जो परंपरागत था, जो ट्रेडिशनल था, और दूसरा जो वैकल्पिक था। ट्रेडिशनल और वैकल्पिक में डिफरेंस समझते हैं। ट्रेडिशनल जो परंपरागत तरीके से चला आ रहा था वो था भाई ट्रेडिशनल, परंपरागत, मतलब जैसे पेट्रोल, डीजल, मतलब पेट्रोलियम, कोयला, ये सब क्या था भाई, परंपरागत चले आ रहा है। इसमें कुछ मतलब ये होने क्या लगा, जब ये चला आ रहा तो आपको पता है कि जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे जो कोयला है, पेट्रोलियम है, ये धीरे धीरे हो रहा है भैया खत्म। अब जब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो एक समस्या उत्पन्न हो रही है ना, आगे आने वाली जनरेशन या फिर हमें और ऊर्जा की जब उपलब्धता करानी होगी तो फिर हमारे पास ऊर्जा कहां से आएगी। नित्य नए दिन जो विलेजेस से माइग्रेंट वर्कर्स या फिर माइग्रेशंस हो रहा है, और वो कहां आ रहे हैं भाई, वो सिटीज की तरफ आ रहे हैं, है ना। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब लोग क्या करें भाई, जो गांव में रह रहा है वो शहर की तरफ चल रहा है। तो जब अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, जब शहरों की तरफ चलेंगे लोग या शहरों की सुविधाएं गांव की तरफ बढ़ना शुरू होंगी, तो भाई बहुत सारी ऊर्जा चाहिए। इतनी सारी ऊर्जा आपूर्ति होगी कैसे, तो इन ऊर्जा आपूर्ति करने के लिए हमको ढूंढना होगा एक वैकल्पिक तरीका, ट्रेडिशनल तरीके से हटके विकल्प ढूंढना है ऊर्जा के। तो ऊर्जा के विकल्प हमने ढूंढे, एक के तो सोलार सेल। सोलार सेल से क्या समझ में आता है, ये आपने देखा होगा। ये क्या करता है भाई, ये छोटे छोटे से ये सेल्स लगे हैं और ये पूरा मिलाकर के कहलाने लगता सोलर पैनल। ये एक छोटा छोटा सा ये लगा ना, ये एक सोलार सेल है, ये सोलार सेल है, ये सोलार सेल है, ये सोलार सेल है, और ये पूरा क्या कहलाता है भाई, पैनल। इसका काम क्या होता है भाई, तो ये सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो भाई ये खत्म होने वाली है नहीं, है ना। एक बार इंस्टॉल किया और आपको इसमें से करंट मिलता रहेगा, तो ये एक वैकल्पिक विधि होगी। नाभिकीय ऊर्जा उसी तरीके से कि भाई नाभिक को विखंडित कराइए। नाभिकीय विखंडन सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वो खत्म नहीं होती भाई, बहुत लंबे समय तक चलती है और बहुत सारा ऊष्मा मिलता है, बहुत सारी हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, और वो हीट यूटिलाइज कर लेते हैं हम किसको, भाप को गर्म, मतलब पानी को गर्म करके भाप बनाने में, और उस स्टीम से फिर टरबाइन चलती है और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इनके बारे में भाई फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि विस्तृत जानकारी के लिए आप पहुंचिए इसके जो वन शॉट रिवीजन और जो कॉन्सेप्ट वीडियोस है उसमें, वहां पे आपको एक एक मतलब सोलर प्लेट कैसे काम करता है, क्या होता है, इसको डील की गई। नाभिकीय संयंत्र क्या होते हैं, किस तरीके से काम करेंगे, इसको डील किया गया। चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न पे। यह अति लघु उत्तरीय में चल रहा है भाई, है ना, बहुत ही ज्यादा छोटे मतलब प्रश्न है ये, एक एक दो दो नंबर कह लीजिए। कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक क्यों है। अभी जस्ट जो आंसर कर रहे थे वो इसी का तो आंसर था। क्यों है भाई, क्योंकि जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको हम दे सकें, इसका इस्तेमाल करने के लिए उनको भी छोड़ सके, बचा सके, वो भी इस्तेमाल कर सके। इसलिए कहते हैं ना कि जब कभी है ना सिग्नल्स पे होते हैं तो इंजन को ऑफ कर दीजिए, फालतू में बिना वजह इलेक्ट्रिसिटी जलता हुआ, मतलब विद्युत बल्ब जो है वो जलता हुआ ना छोड़े, फैन ना छोड़े, मतलब आप स्मार्ट यूज कीजिए। क्योंकि कोयला आपको लग रहा होगा कोयला तो हम तो यूज ही नहीं करते भाई, हमारे यहाँ तो एलपीजी, हम कोयला कहाँ यूज करते हैं। तो भैया कोयला आप नहीं यूज करते, लेकिन आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना वो तापीय संयंत्र से आ रही है, और तापीय संयंत्र में जो ताप प्रोड्यूस किया जाता है वो कोयला जलता है। कोयला जला करके पानी को स्टीम में बदला और उस स्टीम से क्या बनाते हैं भाई, टरबाइन चलाते हैं। वो टरबाइन फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और आपके घरों तक वो इलेक्ट्रिसिटी आती है। इसी प्रकार पेट्रोलियम में तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है भाई, पेट्रोल डीजल तो सबके घरों में इस्तेमाल हो रहे। तो इनका अगर स्मार्ट यूज नहीं हुआ, अच्छे तरीके से है ना, विवेकपूर्ण तरीके से इसको नहीं इस्तेमाल किया, तो भैया आगे आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए उपलब्धता कम हो जाएगी और ये कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी भाई, रहेगा ही नहीं, वो कैसे अपनी जरूरतों को पूरी कर पाएंगे। तो इसलिए भैया इसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जाना परम आवश्यक है। आगे भैया वो नाभिकीय संलयन की तरफ भी, नाभिकीय संलयन को परिभाषित कीजिए। तो नाभिकीय संलयन का मतलब क्या बताता भाई, संलयित तो होने का मतलब जुड़ना। अच्छा ये याद कैसे रहेगा, दो वर्ड है भाई, एक फ्यूजन और एक फीजन, एक है फ्यूजन और एक है फीजन। फ्यूजन का मतलब क्या भैया, ये संलयन, और इसका मतलब क्या है भाई, विखंडन। ऐसा लिख क्यों रहा हूं तो जरा समझिए, आप भले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है लेकिन आपको अंग्रेजी ज्यादा आती है, यह बात आपको भी नहीं पता। कैसे भाई, आप कहते हैं ना गानों का फ्यूजन तैयार किया यार, एक बहुत ही शानदार सा ट्रैक आया है,
वो है ना बहुत अच्छा फ्यूजन है। फ्यूजन मतलब क्या, कई सारे गानों को मिक्स कर दिया, यही करते हैं ना फ्यूजन बनाते समय, कई गाने को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। देखो बहुत सारे रियलिटी शोज में जो सॉन्ग चल रहा होता है, मतलब डांस रियलिटी शोज में जो नॉर्मल सॉन्ग होता है उसमें 2-4 सॉन्ग और मिक्स किया और एक नए तरीके की धुन बनाई और उस पर भैया डांस किए जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं, वो फ्यूजन करते हैं ना, संलयित कर रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं ना। और फ्यूजन अल्टीमेटली इसका उल्टा हो गया, टूट गया, विखंडित हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, तो ये फ्यूजन। ठीक है, तो क्या होता है भाई, तो देखिए संलयन होने का मतलब आपको समझ में आया कि दो हल्के नाभिक मिलेंगे और एक भारी नाभिक बना लेंगे। तो किस तरीके से, तो देखिए आपको अभी ये सिखा रहा था मैं, दो ड्यूट्रियम को, ड्यूट्रियम मतलब क्या भाई, ये दोनों हाइड्रोजन है ना, इन दोनों के नाभिक जुड़े और ये बना लेते हैं क्या भाई, टाइट्रियम और प्रोटियम। अब टाइट्रियम और प्रोटियम तो बना, लेकिन इसके साथ में यहां पे एक देखिए 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भाई ये मिली नहीं है, मेगा है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। सिर्फ कितने से, एक नाभिक से, एक ड्यूट्रियम के नाभिक से टाइट्रियम मैंने बनाया, एक ड्यूट्रियम के नाभिक से क्या, टाइट्रियम का नाभिक बनाया, तो मुझे इतनी सारी ऊर्जा मुझे मिली और वापस से मुझे एक प्रोटियम मिल गया। ठीक है, तो इस केस में मतलब दो जब हल्के नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसको कहते हैं भैया नाभिकीय संलयन। ये रही उसके लिए एक एग्जाम्पल, मतलब एक उदाहरण भी हो गया भाई। आगे बढ़ता हूं मैं, फोर्थ, नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन का 2 लाभ तथा 2 हानियां लिखे। ये अरेंजमेंट आपने देखा भाई कि अपन ने क्या किया, ये बांध बना दिया। अब बांध बनाने से इधर का पानी क्या हो गया, स्टोर हो गया, और ये पानी ऊंचाई से गिर रहा है नीचे। अब क्या कर सकते हैं, तो यहां पे हम लगा सकते हैं टरबाइन, जल संयंत्र, टरबाइन लगाए और टरबाइन के ब्लेड्स पे गिराया पानी को और वो टरबाइन क्या होने लगी, रोटेट। अब इतनी पानी की धारा है तो क्या होगी, रोटेट होगी ना। अब इसी के घुमाव को उठाया और यहां पे एक जनरेटर के साथ में कनेक्ट कर दिया, तो ये जनरेटर घूमेगा, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी मुझे मिलने लगेगी। तो भाई यहां से समझ में आ रहा है कि क्या फायदा क्या है भाई, तो बांध बनाने से एक तो इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा आप देखिए ना इधर पानी का मात्रा ज्यादा है ना, पानी की मात्रा ज्यादा है मतलब क्या, सिंचाई में इसका प्रयोग कर सकते हैं, पानी स्टोर हो गया तो सिंचाई करने के काम में आ जाएगी। और क्या इसका लाभ हो सकता है भाई, तो और इसका लाभ हो गया कि मान लीजिए बारिश के दिनों में जब अनियंत्रित ढंग से पानी बहता है, बहुत सारा पानी, तब हमने उसको रोक लिया और सामने मतलब इसके निचले स्तर पे बाढ़ ना आ जाए, उसके लिए मैंने पानी को ऊपर ही रोक लिया। धीरे धीरे करके मैं पानी नीचे की तरफ छोड़ूंगा तो भैया नीचे के क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आएगी, सिंचाई कर सकते हैं, बाढ़ से बचा सकते हैं। तो देखिए बांध बनाकर एक तो जल विद्युत संयंत्र मतलब जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो जाता है, और तीसरा क्या है भाई, बाढ़ नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। पानी कितना बहना है उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन इसके नुकसान भी है। बांध बनाया आपने तो इसके पीछे की बहुत सारी ऐसी जमीन थी जहां पर पानी नहीं पहुंचता था, लेकिन वो बांध बनाने की वजह से पीछे जो पानी का दाब है ये बढ़ता जाएगा, मतलब बहुत सारी भूमि जलमग्न हो जाएगी। अब डूब क्षेत्र में इधर की भूमि आ गई तो पहले तो ये समझिए कि जो वहां पे खेती करने वाले लोग थे, जो लोग रह रहे थे, उनका खेत चला गया, मतलब उतनी खेती बर्बाद हो गई। जो लोग रह रहे थे वो विस्थापित करने पड़ेंगे, आपको वहां से हटा के लोगों को दूसरी जगह बसाना पड़ेगा, फिर वो उनको भैया मन माफिक वो जगह नहीं मिल पाती। और इसके अलावा और भी नुकसान है भाई, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा नुकसान ये है कि जो वहां का पारिस्थितिकी तंत्र था वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। पहले वहां पे जानवर रहते थे, वो चरते थे, है ना, वो सब नष्ट। अब क्या होगा भाई, बहुत सारे ऐसी चीजें जो नीचे दब गए, जैसे मान लीजिए बहुत सारे पेड़ पौधे जो दब गए वो उसी में सड़ेंगे, सड़ने के बाद वहां से मीथेन गैसेस निकलेगी, मतलब बहुत सारे नुकसान भी है, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो देखिए पहले तो ये हो गया जलमग्न हो गई, बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के लोगों को पलायन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त नदी जल प्रवाह क्षेत्र का पर्यावरण पर भी प्रभाव होता है। बांध के क्षतिग्रस्त होने पर जन धन राशि की हानि की संभावना, भाई ये भी सबसे बड़ी चीज, अगर ये टूटा फिर क्या, इतना सारा पानी कैसे कंट्रोल होगा। तो बहुत सारे नुकसान भी हैं, लाभ तो है ही, उसके साथ साथ इसके बहुत सारे नुकसान भी है। तो भाई इसलिए बहुत सर्वे करने के बाद इस तरीके के काम को अंजाम दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। तो एलपीजी तो आपके घरों में जो यूज होती है ना, ये क्या है भाई, ये एलपीजी भरी होती है इसके अंदर। एल फॉर लिक्विड, पी फॉर पेट्रोलियम, जी फॉर गैस, मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब लिक्विफाइड का मतलब क्या भाई, द्रवित,
पेट्रोलियम गैस, ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये तो सबको याद होगा। सीएनजी भी आजकल भैया बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन होता चला जा रहा है ना, आजकल व्हीकल्स चल रही है सीएनजी पे। तो सीएनजी का मतलब क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस, बस है कैसी? कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड मतलब संपीड़ित। एक्चुअली क्या है ना, गैस में एक प्रॉपर्टी है कि गैस को जब आप दबाव बनाएंगे, गैस पे आप दाब करेंगे, तो वो छोटे से आयतन में भी एकत्रित हो जाती है, जैसे इसमें। और जैसे जैसे दबाव बढ़ता जाएगा, उसके बंध की ऊर्जा कम होती जाएगी, मतलब जो बंध की दूरी है वो कम होती जाएगी, और वो द्रव में बदलता जाएगा, मतलब लिक्विड की तरफ चलना शुरू कर देगा, यानी गैस से लिक्विड की तरफ बढ़ रहा है। तो ये कंप्रेस्ड में भी ऐसा ही काम किया जाता है, तो इसको खूब कंप्रेस कर दिया। मतलब गैस का एक प्रॉपर्टी ऐसी समझ सकते हैं कि अगर इतने बड़े से बॉक्स में गैस को रखेंगे ना, तो पूरे बॉक्स में फैल जाएगा। अगर उस गैस को कंप्रेस कर देंगे तो इतने छोटे से बॉक्स में भी आ जाएगा, अरे इतने छोटे से बॉक्स में करेंगे उसमें भी आ जाएगा, मतलब वो कंप्रेस्ड हो सकता है। तो दूसरा क्या भाई? सीएनजी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। जीवाश्मी ईंधन क्या है, स्पष्ट कीजिए भाई। जीवाश्मी ईंधन, नाम से ही जो क्लियर है, जीवाश्म, जीव का जिसमें अंश हो भाई, है ना, जो जैव अंश से बना हो, जो किससे बना हो? जैव अंश से, ऐसा लिख लेता हूं मैं, जो जैव अंश से बना हो। तो जैव अंश से बनने की क्या कार्यविधि है? तो आप ऐसा समझिए, अभी भी आपने सुना होगा कि बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्रों में लैंड स्लाइडिंग होती है। लैंड स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है भाई? कि बारिश के दिनों में जो पहाड़ के ऊपरी इलाके में जो पेड़ पौधे मिट्टी है वो खिसक करके नीचे आने लगती है। अब क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर ऐसा ढकता हुआ भी तो जाएगा ना। कई बार को कहीं भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आया, भाई फट गया, उसमें सब दबा गए। इसके अलावा और क्या होता है भाई? बहुत सारे ऐसे तरीके जिसके कारण क्या हो कि बहुत सारे पेड़ पौधे ये हमारे भूपरपट्टी के नीचे, इधर निचले स्तर पे इधर दब जाए किसी भी कारण, बस भाई भूकंप आ गया उसके कारण हो गया, लैंडस्लाइडिंग हो गई उसके कारण हो गया। अब हमारी ये भूपरपट्टी से नीचे की तरफ ये दब चुके, ये हमारी भूपरपट्टी है, सबसे ऊपरी परत, इसके नीचे दब गए, ठीक है। अब क्या होगा? तो ये इनका होने लगेगा अपघटन। अपघटन मतलब क्या होता है भाई? जैसे आप समझते हैं सड़ना, अपघटन होने लगा। लेकिन अपघटन कैसे होगा? ऑक्सीजन की कमी में। ऑक्सीजन की कमी, भाई ये जमीन के अंदर दब गए हैं, अब वहां ऑक्सीजन मिल रहा है क्या इनको? नहीं, तो अपघटित हो रहे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी में। तो लाखों वर्षों के बाद, इवन करोड़ों वर्षों के बाद ऐसा कहें कि ये जो अपघटित होते 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 किस में बदल जाते हैं? कोयले में, या फिर अपन बात करें जीवाश्मी ईंधन में, मतलब कोयला है, पेट्रोलियम है, ये दोनों जीवाश्मी ईंधन के तहत आते हैं, तो इसमें कन्वर्ट होने लगता। क्या होता है भाई? तो आज से करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर उपस्थित विशालकाय पेड़ पृथ्वी को भूपरपट्टी के नीचे दब गए थे। ये वनस्पति अवशेष समय बीतने के साथ उच्च ताप तथा उच्च दाब की अवस्था में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईंधन के रूप में बदलते चले गए। वनस्पति अवशेषों से बने इस प्रकार के ईंधन को जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब कैसे ईंधन है? ये सब जीवाश्मी ईंधन है, ठीक है। ये कैसे ईंधन है भाई? जीवाश्मी। ये एक ऐसा ईंधन है जो इजीली नहीं फॉर्म होता, मतलब ऐसा नहीं है कि ये रिन्यूएबल टाइप के एनर्जी सोर्सेस नहीं है, नवीकरणीय टाइप का नहीं है, ये अनवीकरणीय है, मतलब इसका बार बार इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, एक बार जो इस्तेमाल हुआ खत्म। तो ये है भैया जीवाश्मी ईंधन। अगला है, उस नाभिकीय अभिक्रिया के प्रारूप का नाम लिखिए जिसके द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य के केंद्र पर पाई जाने वाली दो परिस्थितियां बताइए जिनके कारण यह अभिक्रिया संभव है। तो पहले तो भैया ये जो है ये नाभिकीय संलयन है, ये तो क्लियर है, अभी जस्ट हम करके आए हैं, ऑब्जेक्टिव में भी ये आया है, तो मतलब आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान लीजिए भाई कि ये जो है आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो नाभिकीय संलयन मतलब सूर्य द्वारा अपनी ऊर्जा पैदा करता है, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा पैदा करता है भाई। और विशेष परिस्थितियां क्या है? तो एक तो ये केंद्र पर उच्च ताप और उच्च दाब, ये जब भी संलयन की प्रोसेस होनी है ना, ये तभी हो पाएगी जब आपको उच्च ताप और उच्च दाब देखने को मिले, ठीक है। आपको पता ही है कि सूर्य के पास में कितना ज्यादा एनर्जी है भाई, है ना। हमारी पृथ्वी पर जब इतना सारा मतलब कह सकते हैं तबाही ला सकता है सूर्य का प्रकाश, तो भाई सूर्य जहां पर
जिस जगह पर है जहां पे अभिक्रियाएं चल रही है वहां पर कितना ज्यादा ऊर्जा होगा। ठीक है, कितना होगा भाई, तो एक नंबर भी दी हुई यहां पे 10⁷ केल्विन इसके टर्म्स में चलती जाएगी। तो ये दो आवश्यक परिस्थितियां हो गई और कारण भी पता चल गया। अगला, सूर्य ऊर्जा का, है ना, अच्छा, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा को अप्रत्यक्ष रूप से दोहन करने की कौन कौन सी विधि है? अच्छा, एक और बात आती है, सोलर एनर्जी को आप दो तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो आपको पता है, जैसे किसी चीज को सुखाने में आप इस्तेमाल करते हैं, वो सोलर एनर्जी डायरेक्ट यूटिलाइज हो रही है। सोलर सेल में यूज करते हैं, वो डायरेक्ट यूटिलाइज होती है। लेकिन इसके अलावे भी कुछ तरीका है। तो पहली चीज तो है, सूर्य का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भैया ये तो सूर्य ही है, मतलब ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है भाई? सूर्य। ये तो ऐसा कुछ याद हो गया कि वो गड़बड़ ही हो जा रही है क्या, कि ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य फिक्स है भाई, इससे बड़ा ऊर्जा स्रोत है ही नहीं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं यहां पे थोड़ा सा कि ये जो चल रहा है यहां पे अभिक्रिया, ये पूरी ये हर जगह हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और देखिए कितनी बड़ी एनर्जी निकल रही है। ठीक है, ये जो एनर्जीज निकल रही है, किस तरीके से एनर्जीज निकल रही है, बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा कह सकते हैं यहां पे सोलार तूफान आते रहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है यहां पे, एक हमारा अंतरिक्ष में भेजा गया एक दूरबीन कह सकते हैं उसको, हबल, जो इस तरीके के पिक्चर्स को कैलकुलेट करता है, जो इस तरीके के पिक्चर्स को ले आता है भाई, वहीं से हमको इतने इंटरेस्टिंग पिक्चर्स भी मिलते हैं कि ये किस तरीके से सोलर एनर्जी वहां पे निकल रही है, किस तरीके से नए स्टार्स का बर्थ हो रहा है, ये सब कुछ है ना। खैर, आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है भाई कि सबसे बड़ा स्रोत कौन है भाई? सूर्य। और अप्रत्यक्ष रूप में तो देखिए पवन ऊर्जा का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य के कारण ही है। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? तो सोलर एनर्जी के कारण, सूर्य की ऊर्जा के कारण ही क्या होता है कि गर्म हवा, मतलब किसी एक साइड पे गर्म हवा हो गई, दूसरी तरफ ठंडी हवा हो गई, तो हमेशा गर्म से ठंडी की तरफ में बहती रहती है। जैसे हमेशा ही क्या होती है भाई, जिस साइड पे ज्यादा गर्मी होगी उधर साइड की हवाएं, जिधर ठंडा होगा उधर की तरफ बहना शुरू हो जाती है। अगला, समुद्री लहरों की, अभी ये आपको बताया था जो मतलब सागरीय तापीय ऊर्जा जो थी, कि सागर के जो ऊपर वाली जो लेयर है और जो नीचे वाली लेयर है, ऊपर वाले का टेम्परेचर ज्यादा, नीचे वाले का टेम्परेचर क्या होता है? कम, और इन दोनों का टेम्परेचर यूटिलाइजेशन करके हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को, और उससे हम टरबाइन चलाते हैं। तो यहां पे आपको देखने को मिलता है जो टेम्परेचर ज्यादा है ना ऊपर वाले सतह की जो टेम्परेचर ज्यादा है, वो किसके कारण है? सोलर एनर्जी के कारण। ये डायरेक्ट यूटिलाइजेशन है क्या? तो नहीं, ये इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से। अगला, समुद्र के विभिन्न गहराइयों पर जल के तापांतर का उपयोग करके, मतलब इसमें भाई जो उसका ताप का जो अंतर है उससे, और ये एक था समुद्री लहरों की ऊर्जा का उपयोग करके। समुद्री लहरों का मतलब क्या? समुद्र में लहर क्यों आ रही है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण है। कैसे? उसके कारण हवा चल रही है और उसी हवा के कारण वो उठा रहा है भैया लहरों को। तो मतलब सूर्य ऊर्जा को डायरेक्ट तो करते ही थे, ये इनडायरेक्ट रूप भी है, ये इनडायरेक्टली उसके ऊर्जा का भी हम दोहन कर रहे हैं। दोहन मतलब इस्तेमाल भाई, प्रयोग। अगला, लघुतरीय प्रश्न पे आ जाते हैं। लघुतरीय प्रश्न में सबसे पहला जो हमारे पास है वो है सौर सेल से प्राप्त सौर ऊर्जा की एक सीमा बताइए। सौर ऊर्जा से हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं है। पवन चक्की को चलाने के लिए पवन ऊर्जा कम से कम क्या वेग क्या होगा? भाई ये इसमें दो क्वेश्चन है ना। क्या क्या दो क्वेश्चन हो गए? एक तो ये हो गया कि सौर सेल से प्राप्त सौर ऊर्जा की सीमा बताइए। तो क्या है भैया इसका सीमा? तो इसकी जो सीमा है कि भाई ये रात में प्रयोग नहीं कर सकते। क्या सोलर सेल को आप रात में प्रयोग कर सकते हैं? भाई नहीं, सूर्य की रोशनी जब तक रहेगी तब तक होगा अथवा नहीं होगा। तो ये हो गई सीमा। दूसरा, पवन चक्की को चलाने के लिए पवन ऊर्जा कम से कम 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होनी चाहिए। भाई 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी तो ही पवन चक्की चल पाती है। और अगला भाई, नाभिकीय विखंडन को परिभाषित कीजिए। तो अभी क्या था कि भाई भारी नाभिक अभिक्रिया के समय दो हल्के नाभिक में टूट गया तो नाभिकीय विखंडन हो गया। भाई क्या हो गया? नाभिकीय विखंडन हो गया। बढ़ते भाई अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, हम नदियों पर बांध क्यों बनाना चाहते हैं? बड़े बांध के निर्माण में मुख्यतः मतलब विरोध में मुख्यतः किन समस्याओं की चर्चा होती है? मतलब जब बांध बनाते हैं, अभी हमने देखा किस तरीके की दिक्कतें आती है भाई, है ना। एक पूरा जहां पानी इकट्ठा होगा, बांध के पीछे का जो हिस्सा होता है
जहां पर पानी कलेक्ट होता है वहां की पूरी पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाती है, लोगों को विस्थापित करना पड़ता है ना। तो लोगों के विस्थापन पे बहुत ज्यादा ही समस्या आती है, क्योंकि भाई कोई भी लोग अपने जो खेत है उसको छोड़ करके जाना नहीं चाहते, जहां वो रह रहे हैं उसको छोड़ करके जाना नहीं चाहते। तो ये सब समस्या है भाई। क्या, जैसे देखिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रायः पहाड़ी ढाल पर नदियों के रास्ते में बड़े बांध बनाने की आवश्यकता होती है। इससे पानी का रास्ता रुक जाता है और पानी बांध में एकत्र होने लगता है। जब बांध में पानी का तल पर्याप्त ऊंचाई प्राप्त कर लेता है तो इस जल को पानी के पाइप या सुरंगों के रास्ते से टरबाइन तक ले जाते है ना। कई तरीके हैं। इससे बांध में रुके हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और पानी की गतिज ऊर्जा टरबाइन को चलाने में खर्च होती है। इससे टरबाइन के साथ जुड़े जनित्र चलने लगते हैं तथा जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। इसलिए हम नदियों के ऊपर बांध बनाना चाहते हैं। बांध बनाना चाहते हैं क्योंकि हम जल संयंत्र चलाना चाह रहे हैं। किंतु इसमें जो दिक्कतें हैं, मतलब नदियों पर बांध बनाने के विरोध में मुख्यतः निम्नलिखित समस्याओं की चर्चा होती है। पहला तो भाई उपजाऊ भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र पानी में डूब जाता है ना, ये डिस्कस कर ही रहे। बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले गांव तथा शहरों के लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ता है। भाई विस्थापन बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज होती है। बांध के आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण के अनैच्छिक परिवर्तन आ जाते हैं। भाई पूरी पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट होगी तो दिक्कतें आएंगी। आप प्रकृति के साथ में जो चेंजेस करेंगे उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली वनस्पतियां जल में डूबने के बाद मीथेन गैस उत्पन्न कर रही हैं, जो इसको मैं डिस्कस कर रहा था कि भाई क्या होती है, वो जब चीजें, मतलब जैसे पेड़ पौधे हैं, अब भाई लोगों को तो विस्थापित कर दिया, लोग जो वैसे जीव जो चल सकते थे वो चल के बाहर आ गए, लेकिन वैसी चीजें जैसे पेड़ पौधे वनस्पति ये सब क्या है, वहीं के वहीं डूब गई। डूबने के बाद क्या करें, सड़ेंगे। सड़ने के बाद उसमें से मुख्य रूप से निकलती है मीथेन गैस, जो कि ग्रीन हाउस गैस के भी नाम से जानी जाती है। चलिए, तो ये मेनली इसके अंदर आने वाली क्या है भाई, ये मेनली आने वाली उसमें समस्याएं हैं। अब बात करता हूं मैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न जो है, भारत में पवन ऊर्जा के उपयोग हेतु बनाई गई योजनाएं क्या है, या फिर भारत में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन किस प्रदेश में होता है, इसकी उत्पादन क्षमता क्या है। तो पहले तो देख लेते भाई पवन ऊर्जा, है ना, ये क्वेश्चन का दूसरा भी है। पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं इसको, स्थापित करने के लिए किस प्रकार के क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, संक्षेप में समझाई। तो पहले तो आप एक बात समझिए, पवन ऊर्जा संयंत्र कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें ये लगी है ब्लेड्स, ये घूमती है, इसके घूमने के कारण यहां पर जुड़ा हुआ है क्या, जनरेटर। वो जनरेटर क्या होता है भाई, ये ब्लेड्स घूमेंगी, ब्लेड्स घूमने के कारण ये जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर घूमेगा तो उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए हवा की गति जो होती है 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की होनी चाहिए। एक और चीज, एक जो सिर्फ और सिर्फ ये लगा हुआ है पवन चक्की, ये बहुत सारी ऊर्जा नहीं देता, ये एक लिमिटेड ऊर्जा देता है। तो मतलब क्या हो गया भाई, एक पवन चक्की से बहुत सारी ऊर्जा भी नहीं मिली, यानी बहुत सारी पवन चक्की इसी प्रकार से लगानी पड़ेगी। मतलब क्या है कि भाई मुझे बहुत बड़ा एरिया चाहिए, हवा का बहाव लगातार होना चाहिए, ठीक है, ये दो चीजों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं। बहती हुई वायु में ऊर्जा होती है, जो गतिज ऊर्जा उसकी, परंतु पवन ऊर्जा के दोहन के लिए न्यूनतम वायु वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की होनी चाहिए। इसलिए पवन ऊर्जा फार्म उन्हीं स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है जहां पर वायु प्रवाह वर्ष भर साल भर बना रहता है, जैसे गुजरात के समुद्र तट के समीप। गुजरात का जो समुद्र तट का समीप है भाई, समुद्र तट है यानी हवा के लगातार बहाव बने रहेंगे, तो इसलिए वहां पे इजीली प्लांट किए जा सकते हैं। अब पवन ऊर्जा के उपयोग हेतु बनाई गई योजनाएं क्या है, तो भाई जो इसके लिए बनाई गई है योजना वो ये है, भारत में उपलब्ध पवन ऊर्जा की दक्षता का लाभ उठाने हेतु विस्तृत योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें इनमें से कुछ योजनाओं को तो विद्युत उत्पादन हेतु लागू भी किया जा चुका है। जैसे भारत में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन संयंत्र गुजरात प्रदेश के ओखा में है भाई, ये गुजरात के ओखा में स्थित है, जिसका उत्पादन क्षमता है 1 मेगावाट। 1 मेगावाट का ये पूरा प्लांट है। दूसरा जो संयंत्र है ये गुजरात के पोरबंदर में स्थित है ना, लांबा नामक स्थान पे। यहां पर कितने हैं भाई, तो यहां पे 200 एकड़, मैंने कहा था ना बहुत ज्यादा भूमि चाहिए होती है, 200 एकड़ से भी अधिक भूमि पर फैला हुआ है। इससे 50 ऊर्जा चालित टरबाइन लगी है, जिनकी क्षमता 200 करोड़ यूनिट विद्युत उत्पन्न करने की है।
ये दो मेन है भाई, गुजरात में यूज किया गया क्योंकि वहां से समुद्र से आने वाली हमेशा हवाएं इसको चलाने में मदद करेगी। एक ओखा में लगा हुआ है और दूसरा लांबा में। अब आप कहेंगे क्या इसके अलावा और कुछ नहीं है क्या? भाई है, और भी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इतने लार्ज स्केल पे नहीं है। यहां पे ये 1 मेगावाट, यहां पे 200 करोड़ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रही है, तो ये बहुत ही लार्ज स्केल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग तथा दुरुपयोग को समझाइए। नाभिकीय ऊर्जा हेतु प्रयुक्त होने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। तो भैया नाभिकीय ऊर्जा क्या है? तो एक भारी नाभिक के दो लगभग बराबर हल्के नाभिक में टूटने को अथवा दो हल्के नाभिक को संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया में नाभिक के द्रव्यमान में कुछ भाग का क्षय हो जाता है ना? यह द्रव्यमान का क्षय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, जिसको हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। भाई या तो जुड़ेगा या टूटेगा, जुड़े या टूटे, दोनों ही समय, एक टूट करके हल्के नाभिक बना रहे या दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक बना रहे, हर एक प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान में कमी आती है और यह आई हुई द्रव्यमान में कमी ही इसमें ऊर्जा संचरण का मेन काम करती है। वही संचरित ऊर्जा क्या कहलाती है? भाई नाभिकीय ऊर्जा। मतलब नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन के समय ऊर्जा जो मिलती है हमें, उसी को कहते हैं हम नाभिकीय ऊर्जा। अच्छा, उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग देखते हैं। नाभिकीय विखंडन अथवा नाभिकीय संलयन में क्रिया में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। विखंडन होगा तो भी बहुत ही लार्ज स्केल में एनर्जी आती है और कभी संलयन होगी तो भी लार्ज स्केल में, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए नाभिकीय संयंत्रों में किया जाता है। इस ऊर्जा का उपयोग पानी को भाप बनाकर विद्युत, देखिए क्या होता है कि भाई हमको सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, विद्युत धारा चाहिए। हमको कोई भी ऊर्जा बनानी है ना, विद्युत ऊर्जा बनाएंगे। विद्युत ऊर्जा बनाने के फायदे क्या है? तो विद्युत ऊर्जा से लगभग सब कुछ, मतलब सारे ही कन्वर्जन पॉसिबल है। आपको लाइट चाहिए, आपको हीट चाहिए, है ना? विद्युत से लाइट भी पॉसिबल है, विद्युत से हीट भी पॉसिबल है, विद्युत से मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा भी पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है इलेक्ट्रिसिटी से। तो हम चाहते हैं कि हमको भैया विद्युत धारा मिल जाए। और विद्युत धारा मिलेगी कैसे? तो आपने जनित्र पढ़ा है, जनरेटर। भाई घुमाना पड़ेगा किसी चीज को, उसको घुमाइए वो विद्युत धारा देगी, आप घुमाइए विद्युत धारा देगी। अब घुमाने के लिए क्या क्या तरकीब अपनाई? तो घुमाने के लिए भैया टरबाइन बनाई। टरबाइन में क्या होता है भाई, आप एक चीज समझिए, टरबाइन को आपने इस तरीके से, जैसे पवन चक्की है ना, उसी को आपने पैक कर दिया, ऐसा मान लीजिए टरबाइन के लिए। अब इन ब्लेड्स के ऊपर यहां से बहुत तेजी से हवा डालिए, ये क्या करेगा? ये घुमाएगा इसको, ये पूरे ब्लेड घूमेगी। इसी के साथ में एक ऐसा जोड़ दीजिए पीछे की तरफ जनरेटर, वो जनरेटर को घुमाएगा। अब इसको घुमाने के लिए क्या चाहिए? तो भाई हवा। हवा कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? हवा बहा तो सकता नहीं हूं मैं, है ना? तो क्या किया मैंने? कहा भैया ये हवा प्रोड्यूस करने के लिए एक काम करिए, एक बॉयलर लीजिए। ये बॉयलर मतलब इसमें पानी रखिए, पानी, इसको क्या करे भाई, गर्म कीजिए। गर्म करेंगे तो आपने प्रेशर कुकर देखा है कि जैसे ही स्टीम आता है उसके अंदर, उसको ऊपर की सीटी को ऊपर उठा देता है, उसमें कितना ताकत होता है। आप उसी तरीके से समझिए, इसमें से लिया हुआ भाप ले आए यहां पे, और यहां पे लाने के बाद में ऐसा पतला सा नोजल जैसा बनाया और ये दे दिया हमने किसको? ब्लेड्स को। कुछ यूं उल्टा बन गया, इसको सीधा बना तो ऐसा, ये हो गया ब्लेड्स। ऐसी ब्लेड्स लगी हुई ऐसी प्लेट है। अब इसके ऊपर जो भाप जाएगा तो ये क्या होगा? घूमने लगेगा, और इसी घुमाव को, इसी चीज को हम कहते हैं भैया टरबाइन। यहां से मेरे को विद्युत धारा मिल जाएगी। अगला, इसका दुरुपयोग क्या है? नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग नाभिकीय हथियार बनाने के लिए, भाई एटम बम जिसको आप कहते हैं, है ना, वो उसमें प्रयोग किया जाता है जो बहुत विनाशकारी होता है। भाई एटम बम, जैसे आपने नागासाकी और हिरोशिमा दो जगहों का नाम इतिहास में आप पढ़ रहे होंगे, कितना बड़ा विनाश हुआ, और अभी भी वहां से विकिरण निकल रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन कभी खत्म नहीं होती। तो जब ये रिएक्शन खत्म नहीं होती, मतलब वहां से विकिरण हमेशा लगातार, वहां से विकिरण क्या हो रही है? निकल रही है, और वहां के लोगों को नित्य नए दिन नए नए परेशानियां आती रहती। भाई उस समय तो जो नुकसान हुआ, बहुत सारा हीट रिलीज हुआ, सब जल के नष्ट हो गया, खत्म हो गया, वो तो हुआ ही, लेकिन अभी भी हो रहा। तो ये है इसका क्या? ऊर्जा का दुरुपयोग। अगली बात करें तो अगला है भैया, नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है? इसमें ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाले दो तत्वों के नाम लिख। चलिए भाई, तो देख लेते हैं इसको कि नाभिकीय ऊर्जा को कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे फर्स्ट तो बारी ये आती है कि ये जो नाभिकीय ऊर्जा है उसमें हम काम क्या कराते हैं। तो आपको पता है जैसा कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं
उनकी बम्बार्टमेंट कराई जाती है, हल्के न्यूट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट करा करके वहां से ऊर्जा निकाली जाती है। और वो ऊर्जा, क्योंकि वहां से हीट एनर्जी निकलती है और वो हीट एनर्जी बहुत ही लार्ज अमाउंट में निकलती है, उसी हीट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं हम किसमें, पानी को गर्म करने में, जिससे कन्वर्ट होता है हमारा स्टीम, और कन्वर्टेड स्टीम को हम ले जाते हैं टरबाइन में, और टरबाइन रोटेट होगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये था कि भैया कैसे प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त करने का तरीका यह है कि भारी नाभिक जैसे यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है, तो यह दो अपेक्षाकृत हल्के नाभिक में टूट जाते हैं, मतलब नाभिकीय विखंडन हो जाता है। इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस अभिक्रिया में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। अतः नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन द्वारा प्राप्त किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अच्छा, इसमें जनरली यूज क्या करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में यह भी था कि इसमें ईंधन के रूप में क्या उपयोग होता है, दो तत्व, तो एक तो हो गया यूरेनियम 235 और दूसरा है प्लूटोनियम 239, है ना, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, ये दोनों को इसमें ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए, तो ये हो गया भाई हमारा लघु उत्तरीय जो प्रश्न थे उनका भी समापन, है ना। अब हम देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि हमारे इस सेगमेंट में आए हुए। तो भाई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम देख लेते हैं, 2018 में यह पूछा गया था, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन क्रियाएं हैं अथवा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने में नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को स्पष्ट कीजिए, है ना। मतलब अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की क्रियाविधि को आप एक्सप्लेन कीजिए। और ये जो पॉइंट है ना, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये अभी हमने शॉर्ट आंसर्स में देख चुके हैं, फिर भी एक बार हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये लार्ज टाइप मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसरिंग्स में ये पूछा जरूर जाएगा। कुछ यूं कहूं तो इस चैप्टर से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो भाई नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अंतर क्या है। क्योंकि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन इंडिविजुअली करा चुका हूं, इसलिए मैं यहां पे थोड़ा सा अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट करता हूं ताकि आपको याद हो जाए, है ना, रिलेट हो जाए चीजें। तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो इजीली रिलेट हो जाती है, इजीली याद हो जाती है। वैसे तो आपको पता है यहां पे कि नाभिकीय विखंडन जो है, मतलब एक नाभिक क्या, एक भारी नाभिक का टूट करके दो हल्के नाभिकों के रूप में प्रयुक्त होना, दो तीन, है ना, मतलब टूट जाना, नाभिकीय विखंडन। और संलयन में दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करना। उदाहरण के लिए सूर्य या तारों में जो हो रही रिएक्शन है, ये सभी जगह पे यही चीज चलती है, ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया भाई कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो यह दो बराबर भागों में टूट जाता है और इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, लार्ज अमाउंट में हीट लिबरेट होती है भाई यहां से। इसी प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें क्या आता है भाई, जैसे परमाणु बम, नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, इन सभी जगहों पे जो होता है नाभिकीय विखंडन होती है। किस प्रकार से, तो यूरेनियम के ऊपर एक न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट कराई तो इससे हमको क्या मिलता है भाई, इससे मिलता है हमको बेरियम, क्रिप्टन और न्यूट्रॉन, और एक लार्ज अमाउंट में यहां पे हीट लिबरेट होती है, एक लार्ज अमाउंट में यहां पे हमको हीट देखने को मिल जाती है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं इसी में, इन अभिक्रियाओं को नाभिक में संयंत्रित किया जा सकता है। इसके विपरीत दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन मतलब मिक्स होना, जुड़ जाना, ठीक है ना। चलिए, तो उदाहरणार्थ क्या भाई, तो एक ड्यूटेरियम, दूसरा ड्यूटेरियम, ये दोनों ड्यूटेरियम को अगर हमने ज्वाइन किया तो मुझे मिला टाइट्रियम और एक प्रोटियम, और यहां से भी मुझे एक हीट एनर्जी लिबरेट हुई, एक हीट रिलीज हुई। जैसे सन में जो चल रहा है, सूरज में जो क्रियाएं चल रही है वो यही चल रही है। मतलब टाइट्रियम पुनः ड्यूटेरियम से निकलकर हीलियम नाभिक का निर्माण कर लेता है। जो टाइट्रियम है, जो ये टाइट्रियम जो दिख रहा है, ये वापस से निकल करके क्या बना लगा, हीलियम। इसीलिए इन शॉर्ट ऐसा याद रख लेते हैं कि दो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर के एक हीलियम का नाभिक बना लेता है, अर्थात दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, जिसको हम कहते हैं क्या, नाभिकीय संलयन। अच्छा, चलिए, तो वैज्ञानिकों के लिए
इन अभिक्रियाओं पर नियंत्रण करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। जो ये हीलियम का निर्माण जो चल रहा है ना, ये एक हाइड्रोजन मतलब एक टाइट्रियम, ठीक है, और ये एक ड्यूट्रियम, ये टाइट्रियम है और ये ड्यूट्रियम है, ये दोनों हाइड्रोजन के ही पार्ट है भाई। ये दोनों मिलाकर के क्या बना लिया, हीलियम। और यहां से देखिए ये 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत बड़ी एनर्जी होती है। इतनी सारी एनर्जी यहां से लिबरेट होती है, जैसे सनलाइट में जो हो रही है अभिक्रिया। तो सनलाइट में जो हो रही है, सन के पास में जो अभिक्रिया हो रही है, वो कुछ इसी प्रकार की अभिक्रिया। तो भाई इसको अभी तक कंट्रोल कर पाना, इसको रोक पाना हमारे लिए संभव नहीं है। जैसे नाभिकीय विखंडन में हम H2O2 को इस्तेमाल करके क्या करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो वहां से नाभिकीय विखंडन में जो नए नाभिक बन रहे थे, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हम। ये जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है, ये कंट्रोलेबल नहीं है, ठीक है। मतलब नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन दोनों ही अभिक्रियाओं में पदार्थ का कुछ द्रव्यमान लुप्त हो जाता है, और आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कौन सा, E इज इक्वल्स टू mc² के अनुसार लुप्त होने वाले द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा ही उक्त अभिक्रिया में मुक्त होती है। कुल मिलाकर के आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो इसमें एनर्जी निकल रही है, जो इसमें एनर्जी निकल रही है, वो चेंज इन मास की वजह से निकल रही है। मतलब जब टूटा तब भी मास का लॉस हो गया, और जूटा तब भी मास का लॉस हुआ, और जितने अमाउंट में मास कम हुआ है ना, उसी के बराबर की ऊर्जा उससे लिबरेट हो रही है, उससे ऊर्जा उसी के बराबर की बाहर आ रही है। ये E इक्वल्स टू mc² का मतलब क्या है भाई, ये ऊर्जा है। ये m का मतलब क्या है, इसको लिखते हैं, ये जो डेल m लिखा है, इसका मतलब होता है द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन। तो यहां पे हो गया भैया द्रव्यमान में परिवर्तन, मतलब क्या हो गया, डेल m। और c², इसका मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट। c का मतलब क्या है भाई, प्रकाश की चाल। जो यहां से निकल रहा है ऊर्जा, वो इसके टर्म्स में आती है, ठीक है। तो ये इतनी ऊर्जा जो मिल रही है मुझे विखंडन में या फिर संलयन में, वो द्रव्यमानों में होने वाले नुकसान की वजह से, और वही नुकसान के बराबर की मुझे ऊर्जा देखने को मिल रही है। इसी को आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध भी कहते हैं भाई, इसी से रिलेट होती है। चलिए, तो भाई यहां तक हमारा हो चुका पूरा क्वेश्चन खत्म इस चैप्टर के, जो पिछले आपके 19-20 में आए हुए हैं। नॉट इवन दिस, कुछ ऐसे भी प्रश्न देखने को मिले जो कि हमारे 17 या 18, 14 में भी रिपीट हुए थे, बट मेजरली 19 और 20 के हमने पूरे क्वेश्चंस देख लिए और आपने पूरे क्वेश्चंस को हल भी किया। आपको अब तक समझ में आ चुका है कि आपको अब आगे की रणनीति क्या तैयार करनी है और किस तरीके से तैयारी करनी है। तो बाकी चैप्टर्स, बाकी और तैयारियों के लिए आपको करना है अपने सर्च बॉक्स में magnetbrains.com सर्च। आपको इस तरीके का पेज ओपन होगा जहां पर आपको पूरे ही कोर्सेस अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाते हैं। साथ ही जो भी क्लासेस आपको लाइव दिखने को मिलने वाली है, उसके भी अपडेट्स यहां पर आपको दिखते रहते हैं। आप जिस भी सेगमेंट के हो, सपोज आप सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम से हैं, ओलंपियाड या एनटीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं, आप इस सेगमेंट को टैप कीजिए। टैप करने के बाद आपकी क्लासेस ओपन हो जाएंगी। आप दोबारा से अपनी क्लास के ऊपर जाइए, आपके सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। अगेन अपने सब्जेक्ट्स में क्लिक कीजिए। सपोज आप भौतिक विज्ञान देखना चाहते हैं, वॉच नाउ पे आप क्लिक कीजिए। आपको कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा जहां पर सारे ही चैप्टर्स ऐसे अरेंज्ड फॉर्मेट में देखने को मिल रहे हैं। इवन अभी जो अपन क्वेश्चंस की सीरीज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको अलग से एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप इसको टैप कीजिए, इसके अंदर आपको वीडियोस मिलेंगे जिसको आप प्ले करेंगे और कहीं पर भी इसको पॉज करके दोबारा पीछे करके देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स रख सकते हैं। चलिए, तो इतना सब कुछ तो हो चुका भाई। अब क्या करें, तो अगले वीडियो पे कहां से जाए, तो आपको यहीं से सिर्फ नेक्स्ट वीडियो करेंगे, आप नेक्स्ट वीडियो पर भी पहुंच जाएंगे। तो अभी के लिए आपको करना है इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और इसको अपने दोस्तों में कर देना है शेयर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर क्या है आपके लिए फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, जहां पर मिलता है आपको क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में, वो भी पूरे अरेंज्ड फॉर्मेट में। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मिलेंगे अगले सीरीज में अगले कुछ चैप्टर्स या अगले कुछ सीरीज, अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।